हम बात कर रहे थे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई का निर्धारण करना। घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जब हमने सिलेक्शन रूल अभी पढ़ाया था इससे पहले वाले लेक्चर में, तो बताया था कि न्यू बार का जो ट्रांजिशन हो रहा है J to J+1 यानी लोअर लेवल से अपर लेवल का जो ट्रांजिशन हो रहा है उसकी वैल्यू आई थी 2B/J+1 सेंटीमीटर इनवर्स। इसमें B क्या था, घूर्णन स्थिरांक था, रोटेशनल कांस्टेंट था और उसकी वैल्यू अपन क्या देते हैं B = H/8π²IC। यहाँ पर H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है एंड पाई इज अ कांस्टेंट, इट्स वैल्यू 3.14। I जो है वो जड़त्व आघूर्ण है जिसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड C इज अ वेलोसिटी ऑफ लाइट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किससे रिलेटेड है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ से रिलेटेड है। अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टर्म्स में लाते हैं तो इक्वेशन हो जाती है I = H/8π²BC। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ रीअरेंज किया, I को इधर लाएं और B को यहाँ लाएं। और हमें पता है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये जड़त्व आघूर्ण है, उसका एप्लीकेशन हमने ड्राइव की थी और ये इक्वेशन निकाली थी हमने I = μr², जिसमें म्यू क्या था, रिड्यूस मास था, और r क्या था, r इज द डिस्टेंस बिटवीन अ टू एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। दो जो परमाणु हैं उनके मध्य की दूरी थी। तो यहाँ आप देखेंगे कि अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास क्या था, r = I/μ का रूट आ जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से अगर हमें I की वैल्यू पता है, जड़त्व आघूर्ण पता है और म्यू रिड्यूस मास पता है। रिड्यूस मास क्या होता है, m1, रिड्यूस मास इज m1 m2/m1 + m2। बहुत कई बार अपन ड्राइव कर चुके हैं और बता चुके हैं, दिस इज m1 + m2। तो m1 और m2 क्या है, डायटोमिक मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं, द्विपरमाणविक अणु के बारे में बात करते हैं। तो m1 मास ऑफ एटम A एंड m2 क्या है, मास ऑफ एटम B। तो आप देखेंगे कि ये जो इक्वेशन होगी μ = m1 m2/m1 + m2, ये हो गई आपकी रिड्यूस मास। तो हमें रिड्यूस मास की वैल्यू पता है, I अगर हमें पता है, जड़त्व आघूर्ण पता है, तो हम इस तरह से किसी भी बॉन्ड की जो है बॉन्ड डिस्टेंस या बॉन्ड लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। जब रिजिड रोटेटर के बारे में पढ़ रहे थे, यानी जो आपका घूर्णी मॉडल था, उसमें हमने देखा था कि जो आपकी रोटेशनल लाइंस हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस थी वो कांस्टेंट थी और जो वैल्यू थी उसकी 2B सेंटीमीटर इनवर्स। आप जाएंगे, इससे पीछे वाले लेक्चर में बताया था कि किस तरह से रोटेशन स्पेक्ट्रा की जो लाइन है 2B, आप देखें 4B, 6B, 8B सेंटीमीटर इनवर्स पर मिल रही हैं। जब आप दोनों का डिफरेंस देखते हैं लाइन का, तो वो आता है 2B सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन यहाँ पाया गया कि जैसे जैसे मोशन बढ़ता है, रोटेशन बढ़ता है, J की वैल्यू के बीच का जो डिस्टेंस है, गैप है, वो कांस्टेंट नहीं रहता और वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो अगर हम J की कम वैल्यू के बारे में बात करते हैं, लो वैल्यू पर, तो डिस्टेंस बिटवीन लाइन कांस्टेंट। दो आपकी जो लाइंस हैं, आपका रोटेशनल क्वांटम नंबर्स की जो लाइंस है उनके बीच की दूरी है वो स्थिर रहती है। एंड क्या वैल्यू थी उसकी, 2B सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन जैसे ही हम J के उच्च मान पर जाते हैं, J की हाई वैल्यू पर जाते हैं, J क्या यहाँ पर रोटेशनल क्वांटम नंबर, गुणन क्वांटम संख्या। गुणन क्वांटम संख्या के हाई मान पर क्या होता है कि रोटेशन मोशन बढ़ जाते हैं। रोटेशन मोशन बढ़ने की वजह से दोनों बॉन्ड के बीच में, दोनों बंध के बीच का जो जड़त्व आघूर्ण है वो बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा कि जो डिस्टेंस बिटवीन रोटेशनल लाइंस, जो आपके जो क्वांटम नंबर्स हैं, जो एनर्जी लेवल हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कम हो जाती है। डिस्टेंस कम होने की वजह से क्या होगा, क्योंकि म्यू कांस्टेंट है, मास ऑफ द एटम इज कांस्टेंट m1 m2/m1 + m2, इसकी वजह से जो बॉन्ड लेंथ है दोनों एटम के बीच की वो बढ़ती चली जाएगी। अगर J की वैल्यू लगातार बढ़ रही है तो J की हाई वैल्यू पे क्या होगा, घूर्णन बहुत तेज हो जाएंगे और लास्ट में ऐसी सिचुएशन आएगी कि दो जो आपके एटम्स हैं वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं J की हाई वैल्यू पे क्या होगा, क्योंकि म्यू कांस्टेंट है, R का मान बढ़ रहा है, वैल्यू ऑफ R इंक्रीजेज। अतः J की हाई वैल्यू पर न्यू बार वेव नंबर जो है आपके कम हो जाते हैं, यानी फ्रिक्वेंसी जो है या वेव नंबर है मॉलिक्यूल, उसकी आवृत्ति जो है उसकी कम हो जाएगी। अगर हम इस केस में क्या होता है, रिजिड रोटेटर मॉडल न लागू होकर हम कौन सा मॉडल यूज़ में लेते हैं, नॉन रिजिड रोटेटर मॉडल, जिसको हम बोलते हैं अदृढ़ घूर्णी मॉडल। इसको क्या बोलेंगे अपन, अदृढ़ घूर्णी मॉडल बोलेंगे हिंदी में। एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर हाई वैल्यू ऑफ J।
जे के उच्च मान के लिए जब गुणन की वैल्यू ज़्यादा होती है उस केस में हम ये वाला मॉडल यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं अद्रण घूर्णी मॉडल। और उसके लिए जो इक्वेशन है, जो हमने एनर्जी की इक्वेशन पहले देखी थी 2BJJ+1 सेंटीमीटर इनवर्स, वो न लेके हमारी जो इक्वेशन है वो कौन सी हो जाएगी, एनर्जी लेवल की इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज EJ = h² / 8π² I J+1 - dH J² J+1 का होल स्क्वायर। ये जो है ये किसके लिए इक्वेशन, इट इज़ फॉर नॉन रिजिड रोटेटर, एनर्जी लेवल फॉर नॉन रिजिड रोटेटर या अद्रण घूर्णी मॉडल के ऊर्जा स्तर हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं। अब क्योंकि जो B होता है इसको बोलते हैं रोटेशन कांस्टेंट या घूर्णन स्थिरांक, इसका मान होता है h/8π² IC, तो हम इसको ये ले सकते हैं यहाँ पर BJ, और ये जो वैल्यू है ये जूल में है, जूल को हम सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, हम HC से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो एनर्जी को HC से डिवाइड करते हैं, एक H से एक H कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा h/8π² I। तो नाउ EJ = दिस EJ/HC, ये हो जाएगा BJJ+1 BJJ+1 - D J² J+1 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये इक्वेशन हो गई आपकी, सेकंड इक्वेशन हो गई आपकी, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो B क्या है यहाँ पर, घूर्णन स्थिरांक है, रोटेशन कांस्टेंट है, और उसकी वैल्यू क्या हो गई, B = h/8π² I C, दिस इज द C। एंड यहाँ पे जो D है, D अगेन D इज अ कांस्टेंट, इसको बोलते हैं अपघूर्णी विकृत स्थिरांक। अपघूर्णी विकृत स्थिरांक इंग्लिश में बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट। ये जो डिस्टॉर्शन कांस्टेंट है किस लिए यूज हुआ है, क्योंकि हम अद्रण घूर्णी मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं, नॉन रिजिड रोटेटर मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं। एंड द वैल्यू ऑफ दिस इज गिवन बाय D = h/32π4 I² R² kc। हालांकि आप देखेंगे कि D की वैल्यू जो होती है वो काफ़ी EJ या न्यू बार कहते हैं अपन, फ्रिक्वेंसी से काफ़ी कम होती है और हम इसको नेगलेक्ट भी मान सकते हैं। और अगर हम लो J वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं तो हम सिलेक्शन रूल जो है ΔJ = ±1 वही यूज़ करेंगे। हाई वैल्यू पे क्या होता है, हाई वैल्यू पर हम ये वाली एनर्जी लेवल लेंगे एंड जो फ्रिक्वेंसी है हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। जैसे J+1 ट्रांजिशन के बारे में बात करते हैं हम रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। एनर्जी चेंज जो J से J+1 लेवल का है, मीन्स ग्राउंड से अपर लेवल का है, हम उसको इस फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। एनर्जी चेंज फ्रॉम J to J+1 इट इज़ गिवन बाय फॉर्मूला। आप देखेंगे जो आपका इक्वेशन है BJJ+1, उसकी जगह आप J की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पे J+1। हमारी क्या इक्वेशन थी, BJJ+1, J की जगह हम क्या लिखेंगे, J+1 एंड J+1+1 नाउ DJ+1 होल स्क्वायर J² J+1 का जो स्क्वायर थी उसकी जगह J+1 का स्क्वायर J+1+1 का होल स्क्वायर एंड माइनस EJ की वैल्यू क्या है, BJJ+1 - G J² J+1 सेंटीमीटर इनवर्स। हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये आएगी हमारी 2BJ+1 - 4D J+1³ सेंटीमीटर इनवर्स। यानी दो लेवल्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस क्या हुआ, 2BJ+1 - 4D J+1³ सेंटीमीटर इनवर्स। इसी प्रकार से हम ट्रांजिशन की बात करते हैं कि जो J = 0 से 1 में हो रहा है उसके लिए हम वेव नंबर कैलकुलेट करते हैं। वेव नंबर इट इज़ फाउंड टू बी 2B - 4D सेंटीमीटर इनवर्स। सिमिलरली जो ट्रांजिशन J1 से 2 लेवल में हो रहा है, रोटेशन क्वांटम नंबर 1 से 2 में जा रहा है, उसके लिए जो वेव नंबर है वो है द वैल्यू ऑफ वेव नंबर इज 4B - 32D सेंटीमीटर इनवर्स। सिमिलरली फॉर ट्रांजिशन सेकंड टू थर्ड उसके लिए हम वेव नंबर क्या देते हैं, वेव नंबर 6B - 108D सेंटीमीटर इनवर्स। आप ये देखेंगे तो ये जो वैल्यू है ये क्या बताती है, सारी वैल्यू सेम नहीं है। मेरे को लगता है स्पेसिंग भी इसमें सेम आपको दिखाई दे रहा है कि सेम स्पेसिंग नहीं है। स्पेसिंग बिटवीन 2 लेवल कैन बी कैलकुलेटेड। हम दोनों का डिफरेंस लेंगे, जैसे 1 और 2 का लेंगे, 1 और 2 का डिफरेंस लेंगे, 2 या 3 का लेंगे तो हम स्पेसिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। जो स्पेसिंग कैलकुलेट किए 1 से 2 ट्रांजिशन के बीच में इट इज़ फाउंड टू बी 2B - 28D सेंटीमीटर इनवर्स। इसी तरह से हम बात करते हैं सेकंड से थर्ड ट्रांजिशन के बीच का जो अंतर है, डिफरेंस है, इट इज़ 2B - 76D सेंटीमीटर इनवर्स एंड U = 3 to 4। अब 3 to 4 ट्रांजिशन के लिए कैलकुलेट करेंगे तो इट इज़ 2B - 148D सेंटीमीटर इनवर्स। तो आप देखेंगे काफ़ी वेरिएशन है। ये वेरिएशन कब दिखाई देता है आपको, जब J की वैल्यू हाई है। J की वैल्यू लो है उस केस में हमें वेरिएशन दिखाई नहीं देता और दोनों लाइनों के बीच में या रोटेशनल क्वांटम नंबर्स के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो सेम होता है। अब आप देखेंगे कि D का मान, जो D की वैल्यू है वो काफ़ी कम होती है B से,
इसलिए हम कह सकते हैं कि जे की अगर वैल्यू कम है उस केस में जो ये जो डिफरेंस है वो नेग्लिजिबल होगा, एंड बोथ इसको हम इस वाले पैरामीटर्स को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आइसोटोपिक इफेक्ट ऑन स्पेक्ट्रा, समस्थानिक प्रभाव। घूर्णन स्पेक्ट्रा के ऊपर समस्थानिक प्रभाव क्या होता है, आप देख सकते हैं समस्थानिक में क्या होता है कि एटॉमिक जो मास है वो आपका जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो हम अगर हम CO का एग्जांपल लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, उसमें कार्बन 13, कार्बन 12 ये आइसोटोप्स अवेलेबल हैं, कार्बन 14 भी होता है। आइसोटोपिक इफेक्ट ऑन स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रा में क्या किस तरह से वो आइसोटोप चेंज करने पर स्पेक्ट्रा चेंज हो रहा है, आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बी की जो वैल्यू है जिसको अपन घूर्णन स्थिरांक कह रहे थे, बी की वैल्यू है इट इज़ गिवन एज h/8π²IC। हम कैसे देते हैं, h/8π²IC से देते हैं, जहाँ पे h प्लैंक कांस्टेंट और I क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसको हम बोले जड़त्व आघूर्ण, एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। जड़त्व आघूर्ण जो है c मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यहाँ पर उसको हम क्या वैल्यू देते हैं, I = μr², ये हमने कैलकुलेट की थी I = μr²। अब यहाँ पे क्या गया म्यू क्या है, रिड्यूस मास। रिड्यूस मास क्या होता है, m1 m2 / m1 + m2, बहुत बार आ चुका है इस चैप्टर के अंदर, तो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। तो म्यू में क्या आ रहा है, m की वजह से क्या होगा, ये जो सिनेरियो है आपका ये चेंज हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं बाकी वैल्यू हम कांस्टेंट मान लें, पाई और c और h कांस्टेंट, तो जो b है घूर्णन स्थिरांक इनवर्सली प्रोपोर्शनल है I के जड़त्व आघूर्ण है, और म्यू क्या है यहाँ पर, म्यू आपका है दिस रिड्यूस मास, इसको बोलते हैं समस्थानिक प्रभाव बोलते हैं। तो म्यू की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पर, इससे डायरेक्टली ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, म्यू की वैल्यू बढ़ रही है तो यहाँ पे बी का मान कम हो रहा है। बी का मान कम होने से क्या होता है, एनर्जी कम होती है, एनर्जी कम होने से क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कम होती है, और जो आपकी जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है रेडिएशंस का, माइक्रोवेव रेडिएशंस का, उसका वेव नंबर कम मिलेगा। तो आप ये देख सकते हैं, हम एग्जाम्पल लेंगे 12CO का, कार्बन मोनोऑक्साइड का हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड में 12C के लिए जो μ0 की वैल्यू है, वेव नंबर की वैल्यू है इट इज़ 3.842, और इसके लिए बी का मान है 1.92 सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन अगर हमने 12CO की जगह हमने 13CO ले लिया, 12CO की जगह 13CO ले लिया, तो उस केस में जो वेव नंबर है ये किस तरह से चेंज हो जाते हैं, 3.673 और बी है 1.836 सेंटीमीटर इनवर्स। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो आइसोटोप है वो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा के ऊपर इफेक्ट डालता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी।